बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर परफेक्टली ऑलराइट। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस का जो काम है, जो वीडियोस आपको भेजी जा रही हैं, उनको आप अच्छे तरीके से लर्न करने होंगे एंड लिसन भी कर ले होंगे अच्छे तरीके से। तो हमने चैप्टर नंबर फिज़िक्स का जो स्टार्ट किया था प्री नाइन्थ, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर है, ग्रेविटी का चैप्टर है पूरा, ठीक है। तो ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो न्यूटन्स ने ग्रेविटी के मतलब कैसे दरियाफ्त की, कैसे इन्वेंट की, कैसे उसने वो उसके बारे में उसको बताया कि ये क्या है हमारे पास, ग्रेविटी क्या है। तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर टू बॉडीज़ हैं, ठीक है, उसके दरमियान में एक बॉडी जिसका मैस m1 है, दूसरी का m2 है, वो कहता है कि उनका जो आपस में उसके दरमियान जो फोर्स होती है, ठीक है, और जो F फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन फोर्सेस का जो मैस है उसके। अगर मैस ज़्यादा होगा उस डेफिनेटली बात है कि डेफिनेट बात यही है कि अगर मैस ज़्यादा होगा तो उसमें फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम उसका जो डिस्टेंस अगर हम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, उसके बदले में फोर्स कम हो जाएगी। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर टू बॉडीज़ हैं तो उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उनका जो फोर्स जो होती है उनके मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसी के रिलेटेड ही है। ये बताने का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी हमने पढ़ा कि क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम एक्ट करते हैं, एक्शन लगाते हैं, तो वो उतनी फोर्स वो हमारी तरफ लगा देता है, तो वो एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो जाती है। मतलब जितना हम फोर्स लगाए उतनी उसने आगे से लगा दी, तो उसका रिएक्शन तो इक्वल है, लेकिन उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने जो पीछे पढ़ा था न्यूटन्स का लॉ जो पढ़ा था हमने, उसमें भी यही कुछ था और इधर भी यही है। इसमें अब देखें, बताने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास मैस m1 है, ये m2 है, अब ये फोर्स इस तरफ अमल कर रही है, ये फोर्स इसके ऑपोजिट अमल कर रही है। अब देखें लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसमें भी उसी चीज़ को डिनोट कर रहा है ना, फोर्स इस तरफ लग रही है, ये फोर्स इस तरफ लग रही है, ठीक है। फोर्सेस तो दोनों सेम है, लेकिन चाहे ये मैस कम भी है, ये ज़्यादा भी है, तो इसमें फोर्स यहाँ पे मतलब वो एक ही तरफ लग रही है, मतलब मैग्नीट्यूड उनका सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है कि लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो बात करता है कि इट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इट इज़ टू बी नोटेड दैट मैस m जो है अट्रैक्ट विद m2 को करेगा, ठीक है, विद अ फोर्स F1। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैस हमारे पास टॉपिक जो हमारा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसमें अगर हम मैस लेते हैं, एक मैस m ये है, ये m1 है, मैस क्या है m1 है, ठीक है। मैस m1 है बॉडी का, ठीक है। और
ये मास क्या है m2। अब यहाँ से जो फोर्स अमल कर रही है F, ये नेगेटिव है, ये इस तरफ अमल कर रही है, ये मतलब इसकी डायरेक्शन क्या नेगेटिव क्यों जार कर रही है कि ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट है, ठीक है। इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है d, वो इसके दरमियान में डिस्टेंस है, ये d क्या है, डिस्टेंस है। अब हमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने अच्छी तरह से पढ़ा, उसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर masses m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही कहता है कि फोर एक्शन, ये एक्ट हो रहा है, ये m1 को एक्शन कहें और ये उसका रिएक्शन है, m2 इसका रिएक्शन है। एक्शन है, रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है उतनी इस तरफ लग रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर ये कुछ बता रहा है इसमें, और इस पैराग्राफ को आप जब रीड करेंगे तो इसके अंदर यही कुछ है जो मैंने अभी आपको बताया है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन कंसिडर टू एक्शन, एक को फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम एक्शन कहना, दूसरा रिएक्शन होगा, उसके डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड दी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो रिलेशन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है और इसकी डेफिनेशन आती है तो वो ये क्लियर आसानी से इसको समझ सकता है। नेक्स्ट जो है, इसमें वो बात कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या कहता है कि अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, वो देखे ना फील्ड, अब जैसे खेत होते हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो ग्रेविटी का जो फील्ड है, ठीक है, अब जहाँ तक ग्रेविटी की पावर है, पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, वो उसका फील्ड होगा, ठीक है। अब देखें ग्रेविटी, अगर हम फील्ड फोर्स को अगर हम डिनोट करते हैं, अगर ये हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ हमारे पास उसका मास E है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। अगर ज़मीन से थोड़ा ऊपर हम एक मास कोई भी रख देते हैं, इसको मास M का नाम दें, ठीक है, मास M हमने रखा, ठीक है। अब देखें इसके दरमियान में, अब इसकी जो फोर्स है वो नीचे की तरफ अमल करेगी और इसकी जो है फोर्स वो ऊपर की तरफ अमल करेगी, ठीक है। अब ये भी F लग रही है, ये भी F लग रही है। अब ज़मीन की जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जो है वो रिएक्ट मतलब ऊपर की तरफ करें, मतलब जिसका मास ज़्यादा है वही ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अब इस ज़मीन के सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, R, क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। तो पीछे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अगर हमने इसके अंदर फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशन फील्ड है, अगर ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स की जो बात करते हैं हम, सबसे पहले हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि हमारे पास जो है F किसके बराबर होता है, G, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हमने बात की थी, तो उसमें ये G जो है ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, इसकी हमने वैल्यू भी लिखी थी, क्या होती है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है।
अब हमने इससे फील्ड फोर्स चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझने के मैथ, इसका m1 हमारे पास m है, ठीक है। m2 हमारे पास क्या है, me है, मतलब मैथ ऑफ द अर्थ है, ठीक है। उसके बाद r हमारे पास d क्या है, r है, ठीक है। d की जगह पे r पुट कर दें तो हमारे पास फील्ड फोर्स आ जाएगी। फील्ड फोर्स g एज इट इज़ m1 हमारे पास, यहाँ पे m1 लेट कर लें कि ये है, m2 me है। m1 की जगह पे हम m लिखेंगे और m2 की जगह पे me लिखेंगे डिवाइडेड बाय r का, d की जगह पे r का स्क्वायर। अब ये सारी जो इक्वेशन है वो ये फील्ड फोर्स के अंदर चेंज होगी अगर मास ऑफ द अर्थ है। अब इसके दरमियान में जो फोर्स लग रही है, ये इसको हमने ये डिनोट कर लिया कि ये क्या है हमारे पास है, r का स्क्वायर। F इज इक्वल टू me और नीचे हमारे पास क्या आ गया, r का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसमें F इज इक्वल टू जी एम, m1 की जगह पे हमने m लिखा, me की जो m2 है वो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है और नीचे हमारे पास r के क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। फील्ड फोर्स कहते हैं इसको, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फील्ड की जो फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, g इज इक्वल टू m1 m2 और इसी में से हमने इसको ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर ये बात की है। अब देखें, अगर फ़र्ज़ कर लें, लेट करें कि अगर हमारा कोई भी या एक्शन भी कर लें किसी तरीके से कोई, कि अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जब उसको उछालेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होगी। वो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़। जब वो ऊपर जाके फिर रिटर्न नीचे की तरफ करेगी, वो किस वजह से कर रही है, ठीक है, उसमें जो उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब ऊपर उसको फेंका तो वो वेलोसिटी डिक्रीज़, जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। इसकी रीज़न क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती चली गई। तो ये हमारे पास जो बॉडी, अब देखो कोई भी बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, उसकी रीज़न क्या है कि ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल। अब देखें, अब यहाँ पे एक फिगर आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे ये ज़मीन है, ज़मीन के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अराउंड द अर्थ इज़ टुवर्ड्स द इट्स सेंटर। अब सेंटर से मतलब जहाँ तक ज़मीन की अट्रैक्शन है, एक ऐसी मतलब सतह आती है कि जहाँ पे जो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर वहाँ से मतलब कोई चीज़ ऊपर गई तो वो नीचे नहीं आ सकती। स्पेस के ऊपर में, स्पेस से भी ऊपर जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़मीन की अट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गई, वहाँ पे कोई चीज़ गई तो वो वहाँ पे लटकी रही, आगे पीछे नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसे कहते हैं मतलब फील्ड फोर्स। किसी भी जिस्म का जो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब कितनी अट्रैक्शन रखती है ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी के गिर्द, वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब this is due to gravitational pull of the earth acting on a body, whether the body is contact, it assume a gravitational field exists around the earth। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, वो जो एग्जिस्ट करता है ऑल ओवर द अर्थ, मतलब ज़मीन, ये फ़र्ज़ कर लें ये ज़मीन है, ज़मीन के जितने भी मतलब ये क्या होगा, ये एक्ट कर रहा है उसके गिर्द। नेक्स्ट जो काम है, बात है उसमें बताने वाली ये कि अगर हम ज़मीन से जितना ज़्यादा मतलब स्पेस में मतलब दूर जाएंगे, ठीक है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से जितना दूर लेके जाएंगे उसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर होता जाएगा, वीकर एंड वीकर होता जाएगा एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्राम द अर्थ। अगर कोई किसी भी बॉडी को ज़मीन से हम ऊपर लेके जा रहे हैं या हम उसको ज़मीन से
बब लेके जा रहे हैं उसे तो क्या होगा, उसमें जो फासला आ जाएगा, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, उसका जो फील्ड है वो कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है। तो फोर्स वीक होती जाएगी। जब मतलब देखो ना, पहाड़ों के ऊपर जी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। उसकी रीज़न क्या है कि ये आगे भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ना है कि पहाड़ों के ऊपर जब हाई जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर जी की वैल्यू कम होती है, इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, ज़मीन से फासला ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़मीन से जितना करीब होंगे उतनी ज़्यादा मतलब वो फोर्स हमें ग्रेविटेशन फोर्स अमल करेगी। अगर ज़मीन से जितना हम दूर होंगे उतनी कम जो है फोर्स मतलब ग्रेविटेशन फोर्स अमल करेगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आगे है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके अंदर एक डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, फोर्स बाय मास, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी, और आम तौर पे 10 न्यूटन पर केजी जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ होता है किसी भी बॉडीज़ के ऊपर। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द जी। मतलब जो स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है ना, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी जो वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर केजी, 10 न्यूटन पर केजी। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने इसी तरह से करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो हमने कैसे डिनोट करना है और कैसे हमने फाइंड करना है, ज़मीन का जो मास है वो कितना है, तो वो भी हम फाइंड करेंगे। और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अपनी बुक के ऊपर भी बुक से रीड करना है और अपनी कॉपी के ऊपर भी लिखना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।